परी आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रही थी। नीचे दूर दूर तक फैला हुआ जंगल दिख रहा था। ईवा की नजर नीचे एक काले घोड़े पर पड़ी। वो अकेले बड़े आराम से हरी घास खा रहा था। उसे देखने के लिए ईवा हवा में ही रुक गई। वो उसे देख ही रही थी कि अचानक दूर झाड़ियों में किसी की आहट सुनाई पड़ी। अरे, वहाँ तो कोई खतरनाक बाघ छिपा हुआ है। वो घोड़े पर हमले की तैयारी कर रहा है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ईवा तेजी से नीचे आ गई। बाघ दबे पांव आगे बढ़ रहा था। काला घोड़ा बेखबर होकर घास खाए जा रहा था। बाघ घोड़े के ऊपर कूद गया। उसी समय चमत्कारिक रूप से घोड़ा हट गया। बाघ फिर कूदा। इस बार घोड़ा हवा में काफी ऊपर उड़ गया। बाघ ने फिर प्रयास किया और घोड़े के घूम जाने के कारण असफल हो गया। वो घोड़े के पीछे बैठकर तेजी से हाँफने लगा। बाघ यहीं पर बड़ी भूल कर गया। घोड़े की पिछले लातों की दुल्लती पड़ी और वो तेजी से गिर पड़ा। घोड़े के सारे चमत्कार के पीछे ईवा परी का ही हाथ था। घोड़ा इस बात को समझ चुका था। वो धीरे धीरे ईवा परी के पास पहुंचकर अपनी कृतज्ञता दिखाने लगा। अब सब कुछ ठीक है। तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हुआ। आपकी कृपा हो गई। मेरी जिंदगी बच गई। मेरी जिंदगी आपकी कर्जदार बन गई। यदि मैं आपके किसी काम आ सका तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैंने तुम्हें संकट में देखा तो आ गई। क्या तुम अकेले रहते हो? हाँ, माँ के जाने के बाद अब अकेला ही रहता हूँ। जंगल में बड़े खतरे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी तो यही बितानी है। मुझे तो किसी सुरक्षित जगह के बारे में भी नहीं जानकारी है। चिंता मत करो मेरे दोस्त, मेरा नाम ईवा है। क्या मैं तुम्हें जीवा के नाम से बुला सकती हूँ? हाँ हाँ, बेशक बुला सकती हो। मैं तो बेनाम था। आपने एक सुंदर नाम का इनाम दे दिया। एक ईवा को अब जीवा का अच्छा साथ मिला है। अब तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। ईवा परी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सवारी का आनंद लें। मैं आपको इस जंगल के प्रमुख स्थानों पर ले जाना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। जरा संभल कर चलना, रास्ते बड़े कठिन हैं। मैं भी पहली बार सवारी कर रही हूँ। परी रानी, आप तो अपने साथ साथ मुझे भी संभाल सकती हो। हाँ, आपको कौन सा डर है? आपके साथ तो मैं भी निडर होकर भागूंगा। ऐसी बात है तो चलो, सर पर दौड़ लगाओ। जीवा घोड़ा परी की बात सुनकर हवा से बातें करने लगा। वे एक सुंदर बगीचे के पास पहुंच गए। उन्होंने सुंदर फूलों की महक ली और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया। परी रानी, सामने जो नदी दिख रही है ना, उसके पास एक पहाड़ है। उसमें काली गुफा है। सुना है उसके अंदर बहुत सारा धन भरा हुआ है। वहाँ जाने से सभी डरते हैं। अब आपका है साथ तो डरने की क्या बात। फिर देर किस बात की है? चलो चलते हैं, काली गुफा का भी दर्शन करते हैं। सामने नदी पार करना होगा, तभी तो उस पार जा पाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो नदी पार करते हैं, इसके बाद गुफा में प्रवेश करते हैं। नदी में अथाह जल है। तुम सरपट दौड़ो, फिर देखो कमाल। जीवा ईवा परी को लेकर दौड़ पड़ा। अचानक वो हवा में उड़ने लगा। परी मुस्कुरा रही थी और वो उड़े जा रहा था। बहुत कम समय में उसने उड़ते हुए नदी को पार कर लिया। कुछ ही पलों में वो गुफा के सामने था। देखो जीवा, मैं गुफा के अंदर जा रही हूँ। तुम यही बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। जब तक मैं ना लौटूं, यहाँ से मत जाना। मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। देखो जी, वहाँ राक्षस मायावी होते हैं। अंदर तुम्हें खतरा हो सकता है। तुम बाहर ही मेरा इंतजार करो। ईवा परी अंदर चली गई। उसे एक भयानक सांप दिखाई पड़ा। ईवा ने अपनी सितारा छड़ी दिखाकर उसे हटा दिया। वो आगे बढ़ गई। इतने में पीछे से गुफा का दरवाजा बंद हो गया। वो समझ गई कि ये द्वार मायावी राक्षस ने अपनी शक्ति से बंद किया है। वो डरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ गई। सामने सोना, चांदी, हीरे जवाहरत का खजाना दिखाई पड़ा। उसके आसपास जहरीले नाग भी दिखाई पड़े। अचानक अंधेरा हो गया और ईवा की जादुई छड़ी किसी ने उसके हाथ से छीन ली। राक्षस की बहुत भयानक आवाज उसके कान में पड़ी। हे परी, अब परी के पंख गायब हो गए। वो एक साधारण स्त्री बन गई।
उसके पास अब राक्षस को हराने की कोई शक्ति न थी। चारों तरफ चमगादड़ उड़ने लगी। परी वहीं कैद हो गई। बाहर जीवा घोड़ा परी का इंतजार करता ही रह गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद जीवा के सब्र का बांध टूट गया। वो अपने दोनों पैरों से गुफा के द्वार पर मारने लगा। वो किसी भी कीमत पर ईवा परी को बाहर निकालना चाहता था। अंदर राक्षस को घोड़े के पैरों के वार की आवाज सुनाई पड़ रही थी। लगता है बाहर कोई मौत को गले लगाना चाहता है। मैं देखता हूँ। अचानक गुफा का द्वार खुला और जीवा घोड़ा अंदर प्रवेश कर गया। उसे भी सांप दिखाई पड़े, लेकिन वो बचते हुए आगे बढ़ गया। अरे वाह, मेरी जरूरतें बैठे बिठाए पूरी हो रही है। मुझे एक गुलाम घोड़े की सख्त जरूरत थी तो अपने आप मेरे पास आ गया। देख घोड़े, अगर मेरा कहना मानेगा तो तेरी जिंदगी सलामत रहेगी, वरना मौत पक्की है। जीवा ने देखा कि ईवा परी एक साधारण स्त्री बनकर कोने में पड़ी है। परी रानी, परी रानी। अब ये परी रानी नहीं, मेरी नौकरानी है। देख नहीं रहा है, इसके पंख और इसके रंग सब कुछ गायब है। तुम इसे कैसे जानते हो? ये बहुत नेक हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। मेरी प्रार्थना है, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन परी रानी को छोड़ दो। इसके बदले जो कहोगे वो मैं करूँगा। ए घोड़े, तू एक परी के लिए अंदर आ गया, गुलाम बनने के लिए तैयार हो गया, कुछ भी करने के लिए तैयार है? हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर जीवा आगे बढ़ा और उसने अपने दोनों अगले पैरों से राक्षस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस झट से पीछे हट गया और उसने अपनी माया से जीवा घोड़ा को चमगादड़ बना दिया। अब तू चमगादड़ बनकर ही यहाँ रहेगा। मैं जब चाहूँगा तभी तू घोड़ा बन सकेगा। अब तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। जीवा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले लिया? उस दिन से ईवा परी साफ सफाई का काम करने लगी। उसे अपनी जादुई छड़ी की तलाश थी, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी। जीवा चमगादड़ बनकर गुफा के अंदर इधर उधर उड़ता रहता था। वो लगातार ईवा परी की जादुई छड़ी की तलाश करता रहता था। उसने कई चमगादड़ों से भी मदद मांगी। एक बूढ़े चमगादड़ को एक दिन एक मोती का पता चल गया। राक्षस की सारी मायावी शक्ति का स्रोत वही मोती था। उसके आसपास बहुत से विषैले सर्प थे। बूढ़े चमगादड़ ने चमगादड़ बने हुए जीवा को इस बारे में बता दिया। दोनों ने आपस में सलाह मशवरा किया। वो बूढ़ा चमगादड़ उड़ते हुए गया और उसने वहाँ के सभी सांपों के सर पर अपने मुंह से वार किया और दूसरी तरफ चला गया। वो सभी सर्प उसके पीछे भागे। इसी बीच मौका देखकर जीवा ने मोती उठा लिया। उसने मोती से सवाल किया, ईवा परी की जादुई छड़ी कहाँ है? तीसरी घड़ी के पीछे जमीन के अंदर गाड़ी हुई है। तुम मुझे वहाँ लेकर चलो, मैं निकाल दूंगी। जीवा मोती लेकर तीसरे घड़े के पास पहुँच गया। वहाँ से जादुई छड़ी बाहर आ गई। जीवा जादुई छड़ी लेकर परी के पास पहुँच गया। ईवा परी ने मोती और जादुई छड़ी अपने कब्जे में ले लिया। चमत्कार हुआ। ईवा सुंदर परी के रूप में परिवर्तित हो गई। जीवा अपने घोड़े वाले स्वरूप में आ गया। राक्षस दौड़कर सामने आ गया। वो परी को छड़ी के साथ देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने अपनी मोती की मायावी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, लेकिन मोती परी के कब्जे में होने के कारण वह असमर्थ हो गया। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति काम क्यों नहीं कर रही है? ये दोनों परी और घोड़े कैसे बन गए? मेरा मोती कहाँ है? कहाँ है मेरा मोती? इतने में जीवा ने अपने दोनों अगले पैर से राक्षस के सीने पर वार किया और उसे धराशायी कर दिया। ईवा परी जीवा पर सवार हुई और गुफा से हंसते हुए बाहर निकल आई। इस तरह से दुष्ट राक्षस का अंत हो गया और ईवा परी और जीवा दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। परी और जादुई किताब। एक गांव में राजन और रश्मि नामक दो पति पत्नी और उनका बेटा संजय रहा करते थे। राजन एक गरीब किसान था, लेकिन वो ईमानदार और मेहनती नौजवान था। वो अधिक पढ़ाई नहीं कर पाया था।
लेकिन अपने बेटे संजय को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना लेकर वो बड़ी मेहनत करता था। एक दिन संजय अपने पिता राजन की मदद करने के लिए खेत में पहुंच गया। राजन ने उसे रोक दिया। बेटा संजय, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, ये काम मेरा है, मुझे करने दो। बेटा तुम मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी शिक्षा मिले और जीवन में आगे बढ़ जाओ। संजय एक मेधावी छात्र था। उसने अपने गांव के स्कूल से इंटर 12वीं की कक्षा प्रथम श्रेणी के साथ पास की। उसके गांव के स्कूल में 12वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन उनके सामने कठिनाई का पहाड़ था। गरीबी के कारण उसके माँ बाप के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। शहर में रहना, किताब कॉपियों का खर्चा, कॉलेज की फीस, कपड़ों का खर्चा, सब कुछ एक टेढ़ी खीर लग रहा था। संजय अपने पुराने छोटे कपड़े पहनकर किसी तरह शहर पहुंच गया। उसने रहने के लिए एक दूर से रिश्तेदार के यहाँ बरामदे में जगह मिल गई, जहाँ ऊपर छप्पर में बहुत ज्यादा छेद था। फीस के पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया था। उसे अपने पत्नी की कही हुई बात याद आ रही थी। उन्होंने कहा था, कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। वो हिम्मत करके रात में जब बरामदे में सोया तो बरसात शुरू हो गई। और फिर क्या था, पानी छप्पर के छेद से टप टप गिरने लगा। संजय का बड़ा बुरा हाल था। किसी तरह रात कटी। इसके बाद हर समय वक्त संजय की हिम्मत की परीक्षा लेने लगा। कॉलेज की फीस के रुपए नहीं आए तो संजय का एडमिशन नहीं हो पाया। आज एडमिशन का आखिरी दिन था। वो कॉलेज के बाहर मुंह लटकाए खड़ा था। उसकी आशाओं के रंगीन महल चकनाचूर हो गए थे। इतने में एक खूबसूरत लड़की आई और उसने संजय से जान पहचान बनाने के लिए अपना परिचय दिया। हाय, माई सेल्फ दिव्या, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? संजय पूरी तरह से चौंक गया। संजय है नाम मेरा। ऐसा लगता है आपको एडमिशन की लिस्ट पे अपना नाम देखने की ख्वाहिश है। एडमिशन की लिस्ट? मेरा नाम नहीं आ पाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? नाम आ जाएगा। संजय की आंखें भर आई। उसे अब गांव जाने का रास्ता ढूंढने की सूझ रही थी। एडमिशन उनका होता है जो नसीब वाले होते हैं। शायद कॉलेज की पढ़ाई मेरे नसीब में नहीं है। ना फीस है, ना किताबें हैं। मुझे तो कॉलेज की तरफ देखने में भी डर लग रहा है। देखो, कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। संजय सोचने लगा कि ये लड़की उसे हमदर्दी दिखाकर झूठी दिलासा दे रही है। इतने में लड़की ने संजय के हाथ में अपनी एक किताब दे दी और कॉलेज के अंदर चली गई। संजय किताब को देखकर सोचने लगा। उसने किताब के अंदर देखा तो एक चमकीली रोशनी आ रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो दिव्या का इंतजार कर रहा था कि वो आए और उसे उसकी किताब लौटाई जा सके। कुछ देर के बाद फिर से वापस आ गए। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर संजय, तुम्हारा एडमिशन हो चुका है और लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। संजय को विश्वास नहीं हुआ। दिव्या संजय को एडमिशन लिस्ट के पास ले गई और कंफर्म कराया। संजय को बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो आश्चर्य से सोचने पर मजबूर हो गया। उसके सामने सवाल पैदा हो गया कि फीस किसने भरी। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो दिव्या वहाँ से जा चुकी थी। दिव्या की किताब संजय के पास ही रह गई थी। वो घर चला आया। वो कॉलेज से घर गया। उसे अपने आप पर बड़ी शर्म आ रही थी। उसके कपड़े भी ढंग के नहीं थे, जेब में रुपए भी नहीं थे। वो बहुत उदास था। उसने किताब को खोला और उदास होकर सोचने लगा। अचानक सामने अच्छे कपड़े आ गए। उसके ऊपर कुछ रुपए भी आ गए। उसके अभ्यास क्रम की सारी किताबें आ गई। अचानक बरामदे के छप्पर के सारे छेद बंद हो गए। छप्पर पूरी तरह से अच्छा बन गया। अरे बाप रे, ये किताब जादुई है, जादू दिखा रही है। इसने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। शायद इसी के जादू से मेरी फीस भी भर गई है। कपड़े, रुपए, किताबें सब आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जादुई किताब को देने वाली सुंदरी कहाँ गई? दूसरे दिन संजय कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, लेकिन उसे दिव्या कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी।
उसकी निगाहें दिन भर दिव्या को ढूंढती रही, लेकिन वो नहीं मिली। इसी तरह से दिन बीतते चले गए, लेकिन दिव्या से मुलाकात नहीं हो पाई। एक दिन संजय कॉलेज के लिए आ रहा था। अचानक उसका रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। उसके सर में गहरी चोट आ गई। उसकी जादुई किताब उसके हाथ से छूट गई थी। वो सब कुछ भूल चुका था। उसने अपनी पढ़ाई की भी सारी बातें भूल गई। वो याद करने की कोशिश करता, लेकिन बहुत सारे उत्तर उसे याद ही नहीं आ रहे थे। कुछ दिन के बाद परीक्षा पास आ गई। संजय बहुत परेशान हो गया। उसके सामने सब अंधेरा नजर आ रहा था। वो कॉलेज के बाहर से ही वापस लौटने लगा। इतने में एक सुंदर परी आकाश से पास में ही उतरी। वो दिव्या ही थी। वो परी का स्वरूप छोड़कर दिव्या रूप में आ गई और अपने हाथ से वही जादुई किताब लेकर संजय के पास पहुंच गई। दिव्या, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। कहाँ चली गई थी? मेरा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी किताब भी खो गई। मुझे कुछ याद नहीं रहता। मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम परीक्षा में फेल नहीं होगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो किताब और शुरू कर दो पढ़ाई। जादुई किताब के हाथ में आते ही ऐसे चमत्कार हो गया। संजय की याददाश्त वापस आ गई। वो जितने उत्तर भूल गया था वो सब याद आ गया। दिव्या ने उसके साथ बैठकर परीक्षा की तैयारी कराई। संजय ने परीक्षा दी और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ। दिव्या भी बड़े अच्छे अंकों से पास हुई थी। संजय बड़ी खुशी से अपने रिजल्ट देख रहा था। दिव्या ने उसे बहुत बहुत बधाई दी और संजय ने भी दिव्या को बधाई दी। वो बहुत देर तक संजय के साथ रही। शाम होने वाली थी और अचानक दिव्या संजय से कुछ दूर चली गई और परी रूप में परिवर्तित होकर आकाश में उड़ती चली गई। संजय अपने हाथ में जादुई किताब लेकर दिव्या परी को दूर उड़ते जाते हुए देखता रहा।